2025 बेहद खास तारीख है। ये तारीख इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसमें ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा घटनाक्रम 29 मार्च के बाद जब ग्रह अपना परिवर्तन करेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके बाद शुरू होगा। लेकिन ये खास क्यों हो जाता है? खास इसलिए भी हो जाता है कि उस दिन सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण इसके साथ साथ सबसे डरावना ग्रह, या कहें जिसे लोग मानते हैं लेकिन असल में वो ग्रह है न्याय के देवता शनि का। आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। इसलिए कहते हैं कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनि कर्म के देवता हैं, इसलिए शनि न्याय के देवता हैं। इसलिए किसको न्याय मिलने जा रहा है और किसने कैसे कर्म किए हैं उसे उसकी सजा मिलने जा रही है, इन अगले 2.5 सालों में तय होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और न सिर्फ शनि, 2 और बड़े ग्रह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि आपने उनको ठीक नहीं किया तो फिर मुश्किलें होती हैं। तो दूसरा बड़ा ग्रह है राहु, और उससे के बाद यदि ग्रह की बात करें तो वो है गुरु। यानी ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन सब के बीच हम देखते हैं, जब देश और अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, तो कई परिवर्तन हम उसमें भी देख रहे हैं। और सब में ये आशंका है कि भाई क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ संकेत जो मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। जब हम देश की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें धर्म के नाम पर जिस तरह से जंग पूरे देश में देखने को मिल रही है, उसके बाद ये चर्चा आम हो चली है, भाषण हमारे राजनेता दे रहे हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन आएगा, ये भाषणों का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। बॉर्डर्स की जब बात करते हैं तो दुनिया भर में इस वक्त कई जगह ऐसे देश हैं जो कि युद्ध की आग में जल रहे हैं। खासतौर पर रूस यूक्रेन से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन वहां पे शांति होगी। जिस तरह से ट्रंप से मुलाकात के बाद जो हालात बने, जो उम्मीद थी, उसके बाद क्या उम्मीद करना चाहिए। लेकिन इन सब के अलग हम बात करते हैं राशि परिवर्तन जब होता है तो भाई मानव जीवन में तो परिवर्तन आता ही है। राशि अनुसार क्या कुछ परिवर्तन आएंगे ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे में जब हम मानव जाति की बात करते हैं तो क्या इस दौर में अवसाद भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा। इसीलिए आज हमारे न्यूज रूम में हमने कई सारे खास मेहमान अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को बुलाया है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 29 मार्च के बाद क्या परिवर्तन वो देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से तो हम समझेंगे ही कि क्या बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे उसके किस तरह के संकेत है, प्राकृतिक घटनाओं की बात करेंगे उसके क्या संकेत हैं, धर्म जाति पर जिस तरह से हमारे देश में युद्ध चल रहा है उसे लेकर क्या समझा जाना चाहिए, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थशास्त्र से जुड़े वो क्या सवाल हो सकते हैं। जिस तरह की स्थिति है, एक तरफ विपक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि भारत लगातार विकास पथ पर है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? क्या एक बार फिर से हम डाउनफॉल में जाएंगे? खासतौर पर हम जब ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं तो क्या भारत में महंगाई और बढ़ेगी? ये तमाम सवालों के बीच खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं बारी बारी से आपके साथ। सबसे पहले दीप्ति दुबे जी हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि मनोचिकित्सक के रूप में आज वो हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं। दीप्ति जी स्वागत है। हमारे साथ है देवेंद्र पांडे जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। प्रियशरण त्रिपाठी जी हर क्षेत्र में बहुत गहरे अध्ययन के साथ अपनी बात इस पूरे ग्रह परिवर्तन, इस सूर्य ग्रहण को लेकर रखने जा रहे हैं। प्रियशरण जी बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं शिक्षाविद और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार शेट्टी जी जो कि जवाहर सूरी शेट्टी जी अपना पूरा नाम लिखते हैं और न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी को लेकर जिस तरह का विषय देश में चल रहा है उस पर अपनी राय रखेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को भी समझाएंगे। हमारे साथ है राम सुंदर दास जी, राजमहंत है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और धर्म को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, कल्कि के अवतार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, राम सुंदर दास जी इस पर हम आपसे जरूर टिप्पणी चाहेंगे कि भाई कल्कि का अवतार हो गया, होने वाला है या उसके संकेत है। रवि भोई जी हैं और भारतीय पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ रखते हैं, इनसे भी समझेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे मार्केट के बारे में, हम जानेंगे अर्थ के बारे में, और जो हमारी आर्थिक स्थिति है देश की और दुनिया की क्या कह रही है इसे समझेंगे। भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से क्या स्थितियां बन रही उसे समझेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण वर्ग हमारे देश के यहाँ पर जो कि अपना प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कितनी महत्वपूर्ण 29 मार्च का ये दिन। प्रियशरण जी देखिए 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें तो मेष राशि होती है और मेष राशि से
12वें स्थान में शनि प्रवेश करेंगे। तो ये एक घटना है। आमतौर पे 30 साल में शनि मीन राशि में आते हैं, मगर महत्वपूर्ण ये नहीं कि शनि का ट्रांजिट है, एक्चुअली राहु पहले से मीन राशि में हैं। और आप देख रहे हैं कि बीते 2008 से हम जिस तरह का रिसेशन देख रहे हैं, और अगर हम शनि राहु का पिछला जो ट्रांजिट देखें तो ये 1968 को हुआ था। 1968 जब मार्टिन लूथर किंग को मारा गया, जब वियतनाम का संघर्ष हुआ, जब दुनिया में यही इजराइल का संघर्ष था, मतलब सारी दुनिया में एक तरह से परेशानी पड़ी थी। खड़ग्रही योग बने थे, करीब करीब वही खड़ग्रही योग अभी भी बन रहे हैं। यानी केवल शनि का ट्रांजिट नहीं है, मीन राशि पे 6 ग्रह एक साथ बैठेंगे। एक महीने के अंदर आपने 14 मार्च 29 मार्च को 2 ग्रहण देखने हैं, 30 मार्च को नए संवत्सर को देखना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो 29 मार्च में शनि का जो परिवर्तन है वो केवल एक राशि का परिवर्तन नहीं है, ये एक बड़े परिवर्तन को संकेत देता है। यदि हम मीन राशि में शनि के ट्रांजिट को देखें तो ये दशमाधिपति 12वें स्थान में जाएगा और राहु से आक्रांत होगा। मतलब ज्यादातर ग्रहों, ज्यादातर राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देशों में अपने क्रेडेंशियल्स के लिए संघर्ष करेंगे। बड़ी बात कह रहा हूँ। तो आप सभी के लिए संघर्ष की बात करें ना, सभी राष्ट्रों की बात की है ना आपने, तो सचेत होने की जरूरत है। जिस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, सभी राष्ट्र अध्यक्षों के लिए जो है चुनौती सामने आने को देख सकती है, मिल सकती है। रामसुंदर दास जी, आपके हिसाब से ये जो सूर्य ग्रहण होता है, ये जो ग्रह परिवर्तन होता है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में ग्रहों का, नक्षत्रों का विशेष महत्व है। सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का भी अपना महत्व है, लेकिन 29 तारीख को जो सूर्य ग्रहण होने का है, निश्चित रूप से वह विशेष महत्व है। इसलिए भी क्योंकि शनि अपना स्थान बदल रहे हैं और कुंभ राशि से वो मीन राशि में जा रहे हैं, और हर 2.5 साल में वो अपना स्थान बदलते हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जनमानस में पड़ेगा। विशेष रूप से हम लोग सनातन धर्मी हैं और धर्म को हम लोग मानते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, और भारत पहले से ही विश्व गुरु रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर और विशेष राशियों के ऊपर विशेष प्रभाव देखना चाहिए। धार्मिक उन्माद रहेगा जो इस वक्त देश में चल रहा है? निश्चित रूप से धर्म पर लोगों की आस्था बढ़ी है, और धार्मिक रूप से लोग सजग भी हो रहे हैं, तो लोग ज्यादा धार्मिक होंगे। तो सजग हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट कितने हो रहे हैं, ये भी एक विषय है। जवाहर सूरी शेट्टी साहब, क्या इमेज बन रही है भारत की? अब धार्मिक उन्माद की बात हो रही है, साथ ही साथ हम सिर्फ अभी राजनीति कर रहे हैं धर्म पर, ऐसा महसूस करते हैं आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। भारत के अंदर एक इमेज बन रही है और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन इमेज बन रही है। तो जिस तरह के धार्मिक उन्माद अंदर दिख रहा है हमको, उसमें हिंदू का जागना, जो अभी तक सोया हुआ मान रहे हैं, और उसके खिलाफ जो भी बातें होती थी वो चीजें अब मुझे लगता है थमेंगी। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बेहतरीन देश की तरह उभरा है, हर चीज में, हर पहलू में। और चूंकि यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर मध्यस्थता की भी बात आ गई है, तो लगता है कि भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंच गया है कि दुनिया उसकी तरफ नजर उठा के देख रही है कि शांति कैसे फैलेगी। हालांकि मुलाकात होने के बाद दोनों के साथ बहुत उम्मीद लगती नहीं, शांति होगी तो पूरी दुनिया में शांति होगी, लेकिन यदि रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी रहा तो भारत पर इसका असर होगा? जारी रहेगा तो पूरी दुनिया पे असर है, खास करके अमेरिका पे असर ये इसका दिखता है। और अगर यूक्रेन में युद्ध जारी रहा तो कुछ फायदे भी हैं भारत के। एक तो है, रशिया जिस तरह से तेल का हमारा समझौता हुआ है, रशिया $100 पे जो बैरल का तेल दे रहा है वो हमको मिलता रहेगा, हाँ, तो कम दाम पे। तो पड़ोसी देशों के बारे में भी हालात आपसे जानेंगे आगे, लेकिन देवेंद्र जी, आपकी दृष्टि में 29 मार्च का ये दिन कितना अहम है और किस किस के लिए खास रहने वाला है और किस किस के लिए मुसीबतें लेके आने वाला है? देखिए, 29 मार्च को 11 बजे रात्रि के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये आप देखिएगा कि आप मार्च से लेके मई तक के खासकर भारत में अस्थिरता की दौर रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टिकोण से क्षेत्र में, गृह युद्ध के क्षेत्र में, व्यवसाय के दृष्टिकोण से में, इकोनॉमिक के दृष्टिकोण में बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हम देखेंगे तो सबसे खराब स्थिति पूरे वर्ष में अमेरिका की रहेगी, क्योंकि अमेरिका को ऐसा ना हो कि वर्ल्ड लेवल में
अलग थलग करके बाकी देश एक हो जाए। ये ट्रम्प जो जोश दिखा रहे हैं उसका नतीजा होगा क्या? अब ये ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं, ट्रम्प का जोश का मेरे को नहीं मालूम, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं उसके आधार से ही बोलूंगा। दूसरी चीज ये है कि राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें, जैसे कि हम राशि वाइज बोले तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए थोड़ा तनाव वाली स्थिति रहेगी, और आपका समझिए कि 3 राशि जैसे कि अड़हिया लग रहा है जिनको, धनु राशि हुआ, मेष राशि हुआ, तो जिनके शनि उच्च के रहेंगे उनको लाभ मिलेगा, और जिनके शनि नीच के रहेंगे उनको नुकसान मिलेगा। तो चूंकि शनि राहु का जब नाम आता है तो हम वैसे ही डर जाते हैं, लेकिन इस बीच भाई ये इशारा कर रहे हैं रवि भोई जी कि देश की पॉलिटिक्स में इन्होंने गृह युद्ध तक की स्थिति जो है, आप ऐसा कुछ देखते हैं कि अभी जिस तरह से हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं, बाकी राज्यों की तरफ देखते हैं, तो कहीं कुछ आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ स्थिति नाजुक है? देखिए, आने वाले वर्षों में बिहार में चुनाव है इस बार, तो निश्चित तौर से वहां पे बदलाव होगा। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बात हो रही है, और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा। मतलब वो फिर परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करेंगे, निश्चित तौर से परिवर्तन करेंगे, या परिवर्तन बदल जाएंगे, ये भी है। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना तय है, चाहे कोई भी आए, संघ से प्रतिनिधि आए, तो इस साल में चाहे ग्रह नक्षत्र जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन निश्चित तौर से पॉलिटिकल लेवल पर होगा, बदलाव होगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जगत प्रसाद नड्डा का कार्यकाल खत्म होना है, तो नए आएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा एक क्यूरियोसिटी जो भारतीय जनता पार्टी में है वो है कि मोदी जी इस साल 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, और उन्होंने फार्मूला बनाया था 75 साल का फार्मूला, तो क्या वो फार्मूला बदलेगा या उस फार्मूला का पालन करेंगे, ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी, और ये बदलाव बड़ा देखने को मिलेगा। तो हम तो देखें, लेकिन मुझे लगता है कि कुंडली पढ़ते हैं ज्योतिष लोग, उनसे इस विषय में जरूर जानेंगे कि क्या होने जा रहा है। भाई हर कोई ये 2-2.5 साल बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है, खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। ऐसे में अर्थ की बात अभी पंडित जी कह रहे थे, आर्थिक रूप से बड़े परिवर्तन, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? मैं जो है इसमें, चूंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ना है अमेरिकन इकोनॉमी पे। हम तो ग्रो करेंगे हमेशा। उसका कारण ये है कि लोगों को जो डेवलप कंट्री है उनके यहाँ महंगाई बढ़नी है, और जिस तरीके से अभी ट्रम्प साहब जो है टैरिफ वॉर का लगा रहे हैं, उसका खामियाजा केवल और केवल उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हमें तो उसका फायदा ही मिलना है। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं मेहनत कश लोग हैं, तो उनको कोई भी चिंता की बात नहीं है। विशेषकर हम ये चाहते हैं सरकार से कि जिस तरीके से एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए वो फेयर आयोजित करते हैं विदेशों में जाके, और शहरों में बड़े बड़े इवेंट करते हैं, हम लोग का मेरा मानना ये है कि इसकी बजाय जो है हम लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए ये फेयर करें। तो अभी वर्तमान में अगर कोई इंडियन जो है अमेरिका में जाके नौकरी करता है, तो हमारे देश में वो 15% डॉलर भेजता है और 85% डॉलर वहीं खर्च करता है। अगर वर्क फ्रॉम होम अगर किया जाए तो पूरा का पूरा पैसा इंडिया में आएगा और हमारी इकोनॉमी को बहुत लेकिन हमने उस चीज को बहुत अपनाया नहीं। कोरोना में कहा कि आदत लोगों की बिगाड़ दी, लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है वो उस पर कुछ और ही अपनी राय रखते हैं। लेकिन इन सब के इतर हमारा जीवन जिससे जुड़ा है, हमारे दिमाग से जुड़ा है, जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा। ज्योतिष भी ये कहते हैं और प्रैक्टिकली भी ये समझा जाता है कि आपके आसपास जो ऑरा है, आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है आपके साथ। दीप्ति जी, इन दिनों न सिर्फ भारत में, दुनिया में एक अवसाद की सबसे बड़ी समस्या, और भारत में भी पिछले कुछ दिनों से आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं, पति पत्नी का कर रहा है, पत्नी पति का कर रही है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, धैर्यता खत्म हुई। ऐसे में आने वाले वक्त में आप क्या देख रही हैं? देखिए, ये जो हो रहा है ये मानसिक, कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को ये दर्शाती है। ऐसा क्या कारण है? और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक पत्नी ने क्यों एक हत्या कर दी पति के, एक बच्चे क्यों आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। एक तो पहला मैं बोलूंगी कि सामाजिक कारक है, सामाजिक मान्यताएं ऐसी रहती हैं। दूसरी कारक है कि मनोस्थितियां, हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें घटना घटित होती है, जिसके पहलुओं को हमको जाकर विचार करने की जरूरत पड़ती है। और ये मानसिक जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि सूर्य ग्रहण के ऊपर मैं जाती हूँ, अभी आपने क्वेश्चन कहा, तो ये कहीं ना कहीं ये खगोलीय घटनाएं जो घट रही है उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अच्छा, कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को निकलना नहीं चाहिए इस दौरान, तो क्या
आपका जो मन स्थिति है वो भी बढ़िया रहे, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। आप इसे मानती हैं? ज्योतिष तो कहते हैं कि भाई जब सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, थोड़ी शांति बनाए रखें। जी, अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि साइंस है, साइंस को ये है कि एक क्लियर करना पड़ता है कि साइंस क्या कहती है। तो अभी तक तो जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए साइंस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन परंपरा को अगर हम देखते हैं, हमारी अपनी आस्थाओं को देखते हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उनके अनुसार हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि संस्कृति के अनुसार ऐसा गर्भवती स्त्रियां बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं सन का प्रभाव तो पड़ता है। जैसे हमारे शरीर, आपने कहा कि 5 चीजों से बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक कारण तो है, और शरीर और मन का दोनों का आपस में कोरिलेशन तो है, तो मन पर असर जरूर होता है। अगर हम ये जाने कि हमको डर क्यों लगता है, डर हमको तब लगता है जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते। अगर हम देखते हैं कि सूर्य की घटनाएं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, तो जो मनोभावनाएं रहती है, जो एक वैज्ञानिक के रूप में सोचता है, वो चाहता है कि हम आइए देखते हैं इनके सूर्य ग्रहण के क्या आगे साइंटिस्ट कर सकते हैं। और जो एक परंपरा है, जो एक रूढ़िवादी विचार है, जिनको कुछ नहीं मालूम, और एक सामाजिक दायरे में जो एक केंद्रित रह चुकी है, तो उनको एक डर लगता है, एक भय लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसी मान्यताएं फिर आने लगती है। और जब बातें जो समूह में ऐसे उठकर आती हैं कि सब लोग, अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अगर कहते हैं कि नहीं निकलना है, तो वो ऐसी जानने का प्रयास नहीं करते और घर से नहीं निकलते। फिर वही स्थिति आती कि जो हम सोचते हैं वो मन करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे ब्रह्मांड बना 5 तत्वों से, वैसे हमारा शरीर बना 5 तत्वों से, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं असर जरूर होता है। लेकिन प्रिय शरण जी, प्राकृतिक घटनाओं की बात करें, कहते हैं जब इस तरह के ग्रहण और ग्रह परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, और कुछ हमें रिसर्च भी कह रही हैं कि बड़ी प्राकृतिक घटनाओं होने के संकेत हैं। आप तो इसे साइंस की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं और ज्योतिष की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझाएंगे किस तरह की आसार दिख रहे हैं? देखिए, ग्रह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। यदि हम धरती पर देखें तो करीब 67% जल है, और मनुष्य के शरीर में देखें तो करीब 67% जल है। शास्त्र में लिखा, वेदों में लिखा कि चंद्रमा मनसो जाता, जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है। चक्षु सूर्यो अजायत। तो हमारे यहाँ चंद्रमा और सूर्य, शनि और राहु, ये सारे ग्रह जो हैं वो मनुष्य के जीवन में असर डालते हैं। चाहे वो शनि का ट्रांजिट हो, चाहे शनि के राहु के साथ में 6 ग्रहों के साथ में मेल हो, चाहे नए संवत्सर का प्रवेश हो, चाहे 1 महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हो, ये सभी के सभी बताते हैं कि मानव जीवन पर उसका असर पड़ेगा। मैं विषयांतर करके एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत बुरी लग रही है, कि पूरी दुनिया में एक खास तरह का पाखंडवाद चल रहा है ना, टाइप। कैसा? एक खास तरह का प्रयोग, धर्म का प्रयोग, एक नए तरह के धर्म की व्याख्या हो रही है। नए तरह का धर्म, कौन बोलेगा पैसा गिरेगा, बेल का पत्र पास हो जाएगा, 1 लोटा जल समस्या का हल। तो अब देखिए कि जिस देश में गीता, भागवत, वेद, पुराण पढ़े जाते थे, अभी एक नई कहानी, और उसको सामाजिक प्रतिष्ठा भी, राजनीति में भी प्रवंचनाएं हैं, राजनीति में भी जगलरी है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इस देश में, जो मैं बिल्कुल कठोरता से कहता हूं, कि इस देश में वास्तविक समस्या को वास्तविक समस्या के रूप में हल करने की दृष्टि रखनी होगी एकदम। अगर आप जगलरी के मूड में हो, तो चाहे आप घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, राजनेता हो या व्यवसायी हो, आज ये संकट का काल है। और मैं बड़ी चुनौती से कहता हूं कि आने वाला 4 वर्ष हर एक व्यक्ति के लिए, घर के अंदर, घर के बाहर, राष्ट्र में, समाज में, पंचायतों में, देशों में आपको संकट देखना पड़ेगा। रह गई बात प्राकृतिक आपदाओं की, तो निश्चित तौर पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर युद्ध जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जहां एक प्रश्न कहा कि क्या ट्रंप शांति लाएंगे, मुझे से लगता है कि जिस तरह के ग्रहों की परिस्थितियां दिख रही हैं, मुझे ज्यादा चिंता है कि शांति आनी चाहिए, पर युद्ध की परिस्थितियां ज्यादा खतरनाक हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में भी लगातार देखने मिल रहा है कि भाई अंदरूनी हमले, गृह युद्ध की स्थिति जैसी बन रही है, या कहे वहां तो सेना वैसे ही पावरफुल है, लेकिन बांग्लादेश को लेकर जवाहर सूरी शेट्टी साहब बहुत बात हो रही है, हम पर कितना फर्क पड़ेगा इसका यदि सेना शासन करने लगती है तो? देखिए, पहली बात तो अमेरिका में ट्रंप आने के बाद बांग्लादेश की परिस्थिति बदलेगी। जब बाइडेन थे तो उन्होंने जो परिस्थिति होने दी सो होने दी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि आर्मी का रूल वहां होगा। पहली बात, किसी वजह से हो भी जाता है तो बांग्लादेश का, चूंकि भारत के साथ मेघालय में बहुत पोरस बॉर्डर है,
सिर्फ नदी पार करिए, आप अंदर घुस जाइए, तो उसका असर पड़ेगा अपने पूर्वोत्तर राज्यों में और बंगाल में। हाँ, तो लेकिन इस तरह की परिस्थिति मुझे तुरंत में नहीं दिखी। गाजा और इजराइल युद्ध पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले राजमोहन जी, आपसे एक सवाल पूछना है। अभी उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा बदल रही है। ये कल की अवतार के बारे में बड़ा सुन रहे हैं, बड़े लोग दिखा रहे हैं। सर, हो गया या होने वाला है, या होगा आने वाले वक्त में, और कब होगा, सब जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में 24 अवतार कहा गया है भगवान का। तो कल की अवतार होने का है, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। और यह कलयुग जब पूरा होगा तब हमारे वेदों में, शास्त्रों, उपनिषदों में इसका वर्णन है कि कल की अवतार होना है, और अभी हुआ नहीं है। जो भी ऐसा कह रहे हैं वो भ्रामक बातें हैं, और हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है उसमें होना है, और कलयुग के अंत में होना है। तो बड़े बड़े महात्मा हैं, टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, बताते हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनके संकेत मिलने लगे हैं। संकेत मिल रहे हैं क्या राजमोहन जी? नहीं, अभी संकेत मिलना शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग जब पूरा समापन होगा तब फिर कलयुग का। अच्छा, तो क्या होगा उस दौरान, क्या होगा कि हमें ये समझ आए कि भैया अब कल की अवतार होने वाला है? उस समय जो हम देख रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों का आज पालन कर रहे हैं, जो हम भाईचारक संबंध देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तो वह बहुत भयावह होगा, और उस समय फिर भगवान कल की अवतार होगा, और उसके बाद सब सामान्य स्थिति। भयावह मतलब क्या होगा? मुझे तो लगता है अभी स्थितियां इतनी भयावह हैं, कोई किसी को नहीं, पारिवारिक रिश्ते जिस तरह से टूट रहे हैं, कोई किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अभी मैडम से वही पूछ रहे थे कि खुद ही अवसाद में जा रहे हैं, और सिर्फ मौत एक अंतिम निर्णय लगता है। ऐसे में क्या होगा, इससे भयावह और क्या होगा राजमोहन जी? कलयुग में जिस प्रकार वर्णन किया गया है, तो अभी तो कहीं कुछ भी नहीं है। अभी तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, हम भाई हैं, ये लोग समझ रहे हैं। जो अंतिम चरण आएगा तो उसमें कोई किसी को नहीं समझेगा, सब पशुवत हो जाएंगे उस समय। अच्छा, तो हम जितने लोग अभी पैनल में बैठे हैं, ये तो कम से कम वो दृश्य नहीं देखेंगे तब तक, अभी वक्त है, बहुत वक्त है उसके लिए, बहुत वक्त है। तो अति देखने में अभी बाकी है शायद। मुझे लगता है प्रिय शरण जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं जी। देखिए, महंत जी ने कहा कि जब वृक्ष फल देना बंद कर दें, स्त्रियों का चरित्र समाप्त हो जाए, जब व्यापार की नीतियां समाप्त हो जाएं, जब राज में नीति समाप्त हो जाए, जब धर्म में नीति समाप्त हो जाए, जब वायु में ठंडक समाप्त हो जाए, जब चंद्रमा में शीतलता समाप्त हो जाए, जब सूर्य का वेग बढ़ जाए, तब समझना कि कली का चौथा चरण पूरा हो और भगवान का प्रवेश होगा, भगवान का जन्म होगा, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और मुझे से लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप चर्चा कर रही है ना कि देश में क्यों गलत है, क्या गलत है, कैसे गलत है, ये चर्चा भी होना बंद हो जाएगा। तब समझिए कि कल अपने पूरे उन्मान पर होगा। ये बात जरूर है कि चूंकि कलयुग का प्रथम चरण है, इसलिए वृक्षों के फल होने कब शुरू हो गए, किसानों में, खेतों में फल होने शुरू कम हो गए, चरित्र का बल कम हो गया, नैतिक बल समाप्त हो गया, और मुझे से लगता है कि ये हर जगह आपको दिखाई। ठीक है देवेंद्र जी, कुंडलियां सिर्फ इंसानों की नहीं, देशों की भी देखी जाती है। तो हमें लगता है हमें सिर्फ भारत की कुंडली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हम जिस राज्य में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में, उसकी कुंडली क्या कहती है आने वाले वक्त के लिए, 2.5 सालों के लिए खासतौर पर? 2.5 साल जो अब वक्त आ रहा है उसमें छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। राजनीतिक अस्थिरता, अनर्गल विवाद, किसी बात को लेकर स्कैंडल, भूकंप, भूकलश। सरकार तो बढ़िया से आई है, कहाँ से राजनीतिक अस्थिरता? ना अभी तो 2.5 वर्ष के बीच में ये होगा, क्योंकि ग्रह एक सीध में है। ये भारतवर्ष में भी होगा और छत्तीसगढ़ में भी होगा, ये स्थिति होके रहेगी। क्योंकि अब कई ऐसे मंत्री जो असंतुष्ट हैं, जो मंत्री नहीं बने, वही बगावत करेंगे, वही क्रॉस क्वेश्चन सरकार के खिलाफ खड़े होकर कर रहे हैं अभी कुछ। तो आप देखिए, यही तो है लक्षण, अभी लगा नहीं है। देखिए क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उसका जो समय रहे तो उसके पूरे लालिमा लेके आती है वो, तो ये शुरुआत है। ये 2.5 वर्ष में बहुत उथल पुथल होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि बीजेपी की गवर्नमेंट पूरा 5 साल चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनका अपना आपसी गृह युद्ध और कांग्रेस में गृह युद्ध, ये सारी स्थिति उथल पुथल होगा। दूसरी चीज जो आप, मैं एक और ले रहा हूँ क्वेश्चन, दूसरी चीज जैसे बोल रहे थे कि कलयुग आया, तो कलयुग का अंत जो बोल रहे हैं, तो उस समय जब 9 साल की लड़की नानी बनेगी, नानी बनेगी, अब आप समझना कि कलयुग के अंत आने की शुरुआत हुई है, अभी नहीं। दीप्ति जी, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी, ये जो बात कही अभी?
देखिए ये तो होने वाली है, पर बात मैं नहीं करूंगी। जो अभी क्या हो सकता है उस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मन का विज्ञान है और मनोविज्ञान क्या कहता है, तो अब देखते हैं कि आगे ऐसा क्या होता है। ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे नहीं मतलब ये साइंस की दृष्टि से देखे संभव है क्या है 9 साल की लड़की नानी बन जाएगी? फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ रिसर्चों में तो नहीं आया है, और बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, ज्योतिष शास्त्र के अपने तर्क हैं, साइंस के अपने तर्क हैं, इन सब के बीच ये जो देवेंद्र जी ने बात कही, रवि बोई जी चिंतित करती है कि नहीं कि भैया आपने अभी कुछ उदाहरण तो देखे ही है विधानसभा में, कौन कौन जो है वो अपोजिट खड़ा हुआ, अपने ही सरकार के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे में कह रहे हैं स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, कुछ उथल पुथल। आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये महसूस करते हैं क्या आप? देखिए, जिस तरह के माहौल विधानसभा में देखने को मिले, जिस तरह से बाहर देखने को मिल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, तो उथल पुथल की स्थिति तो रहेगी। कई लोग मंत्री बनना चाहते हैं और पिछले 15 साल में वो मंत्री रहे हैं। मंत्री नहीं बनने से निश्चित स्वाभाविक तौर से उसमें लग रहा है कि हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, और उनमें वो भी है, और उनको लगता है जो नए लोग आए उनको कुछ नहीं आता है, बहुत सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके मुकाबले वो सक्षम है। तो ऐसा रहेगा, नए लोग मंत्री बनेंगे, पुराने लोग नहीं बनेंगे, तो बगावत की स्थिति तो देखने को मिलेगी। मतलब वो ज्योतिष जो कह रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं जो है उस पर मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। और विधानसभा में इन दिनों जो सवाल उठे, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा था, ये देखने को भी मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को लेकर भाई बड़ा सीना ठोकते हैं कि हम देश में जिस तरह से विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ का, बाकी राज्यों में नहीं है। कितना एग्री कर रहे हैं और अभी किस क्षेत्र में ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो राज्य है ये मिनरल रिच स्टेट है, और हमारे पास में संभावनाओं के अपार संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। और जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी 2025-2029 आई है, इसमें बहुत अच्छे रखे हुए हैं प्रावधान सब्सिडी के और नए उद्योगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बस धरातल पे ये इम्प्लीमेंट कर पाएँ, बस इसमें इनको करने की ज़रूरत है। और अभी बजट भाषण में यहाँ पे 100 एकड़ नवा रायपुर में एजुसिटी के लिए और 100 एकड़ जो है मेडिसिटी के लिए रिजर्व किया गया है। ये एक बहुत अच्छी सोच है। हमारा तो ये कहना है कि हर राज्य को इस टाइप की सुविधा एरिया बनाना चाहिए, जिससे कि लोग जो है हमारा ये फोकस है कि हमारे बच्चे आज की डेट में विदेश जाके पढ़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि, और विदेश में किसको पढ़ाने वाले टीचर कौन है, वो इंडियंस ही है। तो वर्ल्ड क्लास जो है हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलें हर राज्य में? तो उससे क्या है, हमारे को एक तो फॉरेन एक्सचेंज अभी हमारा जा रहा है, और उसके बाद में हम बाहर से विदेशी छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो उसी तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में है, अगर यहाँ पे हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकते हैं। विजय जी, एक सवाल लेकिन यहाँ पे मुझे पूछना है, भाई यदि बिजनेस करना चाहें, इसे ज्योतिष के माध्यम से भी जोड़ें, तो अभी कौन सा जो है बिजनेस में जो है सबसे ज्यादा फायदा आप देखते हैं? चाहे इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट की बात करते हैं, अभी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, और ज्योतिष कहते भी हैं कि जब इस तरह के ग्रह परिवर्तन होते हैं तो वहां भी निश्चित तौर पर असर पड़ता है। देखिए, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि इसमें जो है ये सब प्रिजम्पशन बेस्ड डेटा है, कोई इनका धरातल में कुछ नहीं है कि इसकी शेयर की प्राइसेस इतनी होनी चाहिए। इसमें तो क्या नहीं, मैं आपसे बेहतर स्थिति पूछ रही हूँ, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर काफी बातें होती रही। नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज काफी बढ़ने की संभावना है, और उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हमारा जो है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को आज फूड ग्रेन सप्लाई करने की पोजीशन पे है, तो हमारे पास में एक बहुत अपर हैंड है। नहीं, लेकिन वो विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी सिर्फ बातें ही करते हैं, वैसा है कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो डेवलपिंग जो है वो चलेगा आगे? 100% चलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज, हमारा क्या बिगड़ेगा, जो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, हम तो मेहनत का देश है। पर वो तो कहते हैं कि सिर्फ वो लच्छेदार भाषण देते हैं, काम जमीन पर वो नहीं था। आप तो एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, समझ रहे हैं वाकई वैसे ही कुछ बढ़ रहा है? नहीं, ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, धरातल पे है, मगर कुछ हमारे पास अभी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। जितनी जल्दी हम एड्रेस कर लेंगे, हमारी ग्रोथ को कोई नहीं। चलिए, मैं यहाँ पर बेरोजगारी का सवाल इसलिए शेट्टी साहब आपसे जरूर करूंगी, क्योंकि अभी चूंकि मार्केट की बात हो रही है और देश में जो एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की भी है, तो आने वाले वक्त में कुछ संभावनाएं देख रहे हैं, या वही सवाल जो मैंने विजय गोयल जी से कहा कि सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होता, भाई आपको जमीन पर वो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वो संस्थान और वो संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, वैसे दिखता है आपको?
हाँ नहीं, अभी तो नहीं दिखता है। हाँ, इस वक्त ये हालत नहीं है, लेकिन जो जिस तरह के एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स की ज़रूरत है, ये कई जगह में हमारे शिक्षण संस्थानों की कमी है कि हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ रोजगार उपलब्ध है, बैंक बोलते हैं हमको 6000 लोग दो, दूसरी तरफ जो रोजगार है उनमें से सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है। हाँ, तो अगर सामंजस्य बिठाया जाए तो मुझे लगता है ये स्थिति बेहतर हो सकती है। सर, युद्ध के क्षेत्र की बार बार बात हो रही है। भारत सिर्फ अपनी ताकत अपनी बातों से नहीं, संवाद से नहीं, अपने रक्षा के जो शस्त्र हैं उनसे भी रखता है। आने वाले वक्त में कोई बड़े रक्षा समझौते जैसी स्थिति देखते हैं, या देखते हैं कि कुछ बड़ा परीक्षण भी भारत कर सकता है? नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम भूल रहे हैं कि आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी वो इंटरनेट पे लड़ी जाएंगी, ना कि बंदूकों से। तो भारत में एक नई चीज बनाई गई है जो हमारे प्रधानमंत्री के संरक्षण में हो रहा है कि 200 IITN का एक सेल बनाया गया है, जो यानी अगर मुझे चीन के साथ लड़ाई लड़नी है तो उसके पानी को बंद करना या बिजली को बंद करना यहाँ से हैक करके किया जा सकता है। अच्छा। दूसरे देश भी इस तरह की काम कर इस सकते तरह की हैं। तकनीक। तो हम लोग इसको किस तरह से बचें, इस पे काम चल रहा है और आगे की लड़ाइयाँ इसी तरह होंगी। ठीक है सर, भारत के बड़े दुश्मन के बारे में देखें तो वही पुराना परमानेंट दुश्मन पाकिस्तान है, या कोई नए भी बन रहे हैं? नहीं, चीन बना था, बीच में शांत हो गया, लेकिन पाकिस्तान अपने आप में अंदरूनी कलह में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें डेंजर ये है कि पाकिस्तान जब अंदरूनी तौर पर जलता है तो वो उससे ध्यान भटकाने के लिए वो भारत पे हमला करता है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम रहा। अभी वहाँ जो आतंकवादी हमले जिस तरह से हुए उस पर हमको विचार करना चाहिए, भारत को सतर्क रहना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के हिसाब से भारत करवा रहा है ये बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो भारत करवा रहा है पाकिस्तान के हिसाब से, और अस्थिरता फैलाना चाहता है। ये इल्जाम हमेशा पाकिस्तान लगाता है कि गलत कुछ भी हुआ तो भारत ही कर रहा है। बिल्कुल। राम सुंदर दास जी, ये जो आपने कहा कि भाई धर्म है, धर्म की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो राज के उलझुल बयान दे रहे हैं, आपको लगता है ये वास्तविक धर्म अपनाने वाली स्थिति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम कहीं भटक रहे हैं और इसके खराब परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं? बहुत ईमानदारी से एक राजबहन होने के नाते मैं पूछ रही हूँ। भाषण बहुत हो रहे हैं, धर्म के नाम पर कब्रें खोदने की बात हो रही है, मस्जिदें खोदी जा रही हैं, ये धर्म है या धर्म क्या है? देखिए, धर्म की परिभाषा बिल्कुल साफ है, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म को तितर बितर करने की बात हो रही है। लोग धर्म को समझते ही नहीं हैं और उसकी परिभाषा करना शुरू कर देते हैं। धर्म के विषय में कहा गया है कि श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम चैव धारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामने समाचरित। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा धर्म वही है कि जो स्वभाव, जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे, दूसरों के प्रति नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये कहा गया है। और आज लोग जिस प्रकार से धर्म के विषय टिप्पणी करते हैं, जिस समय अपनी मन माफी बात करते हैं, यह उचित नहीं है। हमारा सनातन धर्म ऐसा कभी नहीं करता। तो स्थितियां और मतलब खराब होंगी फिर इस तरह से भाषणबाजी से। तो जब किसी के ऊपर बिना मतलब का टीका टिप्पणी आप करेंगे और धर्म का आड़ लेकर, धर्म का नाम लेकर का अपने ढंग से उसकी परिभाषा करेंगे तो निश्चित उससे माहौल तो बिगड़ेगा। चलिए, तो इधर राजबहन की अपनी राय, लेकिन प्रिय शरण जी, मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी इस विषय में, भाई शनि से कितना डरें, राहु से कितना डरें, क्योंकि चूंकि ये घूम फिर कर ग्रहों का परिवर्तन और सब पर तो असर होगा ही, लेकिन एक आम आदमी जो है वो ये जानना चाहता है मेरी राशि पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई शनि को अच्छा रखने के लिए क्या करें? आपने तो कह दिया तेल वेल के चक्कर में मत पड़ना, बिलबत्ती के चक्कर में मत पड़ना, लोटा लेके जल लेके चढ़ाने मत पहुंच जाना, दिया जलाओ मत, तो क्या करें कि शनि अच्छा रहे? देखिए, आप ये पूछे कि शनि के साथ में राहु, राहु के साथ में शनि जा रहे तो हो क्या रहा है? शनि है राज्याधिपति, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी जबरदस्त मीमांसा कर रहा हूं। राहु है पाखंड, जब राजा पाखंड का आश्रय लेगा तो प्रजा भीख मांगेगी। वास्तविक समस्याओं का वास्तविक निदान होना चाहिए। किस पर इशारा कर रहे हैं? सारे संसार पर, ट्रम्प से लेकर मोदी तक, सरपंच से लेकर पंचायत तक, सीएस से लेकर पीएस तक, पीएम से लेकर डीएम तक, सब पाखंड बात छोड़िए, वास्तविक समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढिए। हाँ, अगर इस समय आपने धर्म का आश्रय लेकर के पब्लिक के जरूरतों को डाइवर्ट करने की कोशिश की तो जरूरतें तो कायम रहेंगी, पर आपके समाज की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए जो श्री शेट्टी जी ने कहा, बेरोजगारी तो बेरोजगारी के वास्तविक कारणों पर ध्यान दें। राजा को राजा की तरह प्रयास करना होगा, जगलर की तरह नहीं। वो हर जगह पे,
हर जगह पर, सरपंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और मोदी से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सभी मदारी की तरह जनता को खेल रहे हैं, मगर जनता की जरूरतें जो कितने है, रोजी रोटी मकान की जरूरत तो होगी। जब शनि राहु से आक्रांत होता है, मतलब राजा को मदारी की तरह डमरू बजाने का पाखंड अच्छा लगने लगा, वह पब्लिक को बुद्धू बनाने में लगा। सर ये जो राहु साथ में आ रहा है, राहु कहते हैं कंफ्यूज करता है, आपको तय नहीं करने देता क्या करना है आपको। हर घर का राजा कंफ्यूज हो रहा है, आप घर का मालिक कंफ्यूज हो रहा है, वो अपनी पत्नी को डमरू दिखा रहा है। कल करेंगे भगवान शंकर की पूजा कर लेते हैं, बेलपत्र चढ़ा लेते हैं, पर वास्तविक बात यह है कि उसे जरूरत है, बच्चे को अच्छा से कृष्ण चाहिए तो उसे हार्डवर्क करना होगा, नेताजी को मेहनत करनी होगी, रोजगार उन्मुखी योजनाएं बनानी होंगी। हाँ सर ये इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी इस पर मैं आपसे प्रकाश चाहूंगी कि भाई आप ही लोग तो हैं जो मंचों पर बैठ के फिर कहते हैं ऐसा करिए, ये दाल चढ़ाइए, ये खिलाइए, ये फूल चढ़ाइए, फिर क्या ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना। मैं आ रहा हूं इसी बात पे कि देखिए सनातन धर्म है और वो संस्कार है जो हम अब बोल रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाइए, गंगा जल। आजकल इंटरनेट में देख रहे हैं लोग और उनको ज्ञान बढ़ रहा है कि भाई हमारी ये संस्कृति हिंदू की, वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि कई लोग इसकी आपत्ति करते हैं, भाई कई लोग अब बोल लेते हैं कि ये नाम जपिए, ऐसा करो, पैसे को वर्षा हो जाएगी, आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। ये आपका सोच है, आपका अपना विचार है ना। खोजने से भगवान मिलता है, नहीं खोजे तो कुछ नहीं मिलता। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर की मूर्ति है वो। तो हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, अगर उसको सोशल मीडिया बढ़ा रहा है, वो अच्छी बात है, साधु बात है। अब मैं आता हूं कि अगर जैसे कि 2025, तो 2025 को अपन जोड़ रहे हैं तो 9 अंक आ रहा है, ठीक है ना। वो मंगल की राशि हो गई, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब जो 30 तारीख जो पड़ रहा है हमारा, ये समझिए कि रविवार का दिन पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, संडे है, संडे पड़ेगा। तो आप शनि जो है वो न्यायाधीश है। अभी देखिए एक पूर्व घटना हुआ, न्यायाधीश ने जो पकड़ाए हुए हैं, समझ रहे हो ना, वो किसका खेल है, राहु का खेल है ना, राहु शनि का कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह घटनाक्रम पूरे देश में घटेगा, तो ये तो भारी अस्थिरता की स्थिति बनेगी। मैं पहले ही बोला अस्थिरता की स्थिति रहेगी करके। दूसरी चीज, जमीन के रेट बढ़ेंगे, भूकंप आएगा, गर्मी काफी ज्यादा तेज होगी, समझ रहे ना, आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव पूर्ण में रहेगी। इस बीच अगर जैसे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम उसके आधार पे हम ज्योतिष हैं जिसकी गणना करते हैं, ज्योतिष विज्ञान है, ये भी आपको बता दूं मैं। तो अब 144 ऋषि मुनि हुए, उनके हम संतान हैं और उसके आधार से हम अपने गोत्र को बोलते हैं, उसी आधार पे हम एक चीज को अलग अलग ढंग से, एक पूजा को अलग अलग ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उस पे जाएंगे तो ये है कि आप सूर्य का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, आप उसका जाप करिए, साल आपका अच्छा रहेगा। बताएंगे वो मंत्र कौन सा है यहाँ पर? ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको आप प्रतिदिन 11 बार बोल के चलिए, नहीं तो यह साल अस्थिरता के दौर पे रहेगा। जैसे कि सोने का रेट बढ़ा, उसी तरह जमीन का रेट, जमीन में कब्जा करने के लिए मारकाट होगा, देश विदेश में भी होगा, हमारे देश में भी होगा। हमारी जमीन कब्जा कर रहे किसी को, जमीन खरीदी बिक्री में भी रेट बढ़ेगी, ये वाली स्थिति आएगी। तो सावधान होने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच दीप्ति जी, इन्होंने कहा अस्थिरता, अस्थिरता पूरी दुनिया में आने जा रही है। अस्थिरता दिमाग में जब आएगी तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेडिटेशन के तरीके बताती है अपने पेशेंट को, कैसे ठीक होने के लिए, अवसाद से बाहर निकलने के लिए, ये धैर्यता की कमी के लिए आप क्या बताती हैं एक्सरसाइज? जी बिल्कुल, मेडिटेशन है और योग का सहारा लिया जा सकता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से बहुत सारी जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं और उसके लिए सकारात्मक प्रयास होता है उसके अकॉर्डिंग। और जरूर हर किसी को मेडिटेशन का सहारा अवसाद में है तो जरूर लेना चाहिए। और गेम्स में जरूर पार्टिसिपेट, आजकल देख रहे हैं कि मोबाइल में ही बच्चे, या अगर बड़ों की हम बात करें तो मोबाइल में ही अपना सारा दिन बिताते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं अवसाद के कारण बनते हैं। तो क्यों ना मेडिटेशन का सहारा लिया जाए। और मनोचिकित्सक होने के नाते आप लगातार पेशेंट देख रही हैं, इस वक्त जो पेशेंट की संख्या है वो किस उम्र के पेशेंट की संख्या आपके पास ज्यादा है? देखिए मेरे पास अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो यंगर्स लोग आ रहे हैं जी। और उन लोग का यही है कि अभी मैं अगर बात करूं तो ब्रेकअप का, अभी जो न्यू जनरेशन की बात अगर मैं करूंगी तो ब्रेकअप का आ रहा है और रिलेशनशिप की घटनाएं बहुत आ रही है। पति पत्नी में ऐसी क्या चीजें घटती है
कि वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कभी तलाक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जैसा एक परंपरा रही है। लेकिन अब हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के कारण हो या फिर ये मोबाइल के कारण हो या कहीं ना कहीं टेक्निकल ऐसी है, उसके कारण हमारी संस्कृति को तलाक की ओर जाना पड़ रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी संस्कृति में ऐसा तलाक के कारण क्या है, और कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन करने का ये है कि हो सकता है एक इंडिविजुअल अलग अलग दो व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग। लेकिन जिस तरह की प्रतियोगिता है, जिस तरह की उम्मीदें हैं, जिस तरह के हालात हैं, चाहे वो आर्थिक हों या जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं कि हर कोई चाहता है सबसे पहले अपनी प्राइवेसी, सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता, उसमें चीजें आएंगी। दीप्ति जी, आप सोशली क्या काम कर रही हैं इसके लिए, बहुत संक्षिप्त में? देखिए, मैं तो हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ है, उसके थ्रू मेंटल हेल्थ को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आजकल लोग अवेयर भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ की जहां बात होती है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हम दवाई की जरूरत है, क्या हम पागल हैं। तो आज भी ऐसा नहीं है। जैसे सर्दी खांसी और फीवर होता है तो वैसे ही मेंटल हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, आपको किसी से बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जरूर काउंसलर से मिलिए। और प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ठीक जी, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। इसके साथ रवि भोई साहब, अभी बड़े मुद्दे यही रहेंगे, राजमहन जी बता रहे थे, धर्म, या इस बार बिहार के चुनाव या आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश लगा उसके बाद किस तरह के विषय उठने वाले हैं, हम उसी पर चलने वाले हैं अभी, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, धर्म का मुद्दा है। दूसरा, जिस तरह से भेदभाव का हो रहा है, से तमिलनाडु की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का विवाद चल रहा है, परिसीमन का विवाद चल रहा है। तो धर्म के साथ साथ जो साउथ का मुद्दा आ गया, भाषा वाला विवाद, तो ये विवाद बढ़ते जा रहा है। धर्म से हटके भी भाषा वाला मुद्दा आ गया, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है। ये शेट्टी साहब, ग्रोथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अभी सभी बड़े उसको लेकर वो हैं? हाँ, मुझे लगता है कि भारत ग्रोथ में बहुत आगे रहेगा। ये विवाद जरूर रहेंगे, लेकिन ये विवाद आपके ग्रोथ को रोक नहीं सकता। और दुनिया भर में भारत की ग्रोथ अगले 10 साल तक, मुझे लगता है, जब तक 35 साल औसत उम्र है, हाँ, हमारे पास 20 साल का विंडो है जिसमें हमारे सब चीजें जो हैं वो ये है कि वो खुल के ट्विटर में जो चीजें पोस्ट होती हैं उसका एनालिसिस करके पोस्ट करता है। तो इसी वजह से जो विवाद मोदी जी का आया है उसमें, वो इसी वजह से आया। अन्यथा अदर्स जो हैं वो कुछ राइडर लगा देते हैं कि इन चीजों पे हम बात नहीं करेंगे। वो राइडर ग्रॉक पे नहीं लगा है, इसलिए वो खुल के बात कर पा रहा है। और ये नई चीज है डेमोक्रेसी के लिए कि खुल के बात करिए। तो खुलकर बात करिए, लेकिन कई बार खुलकर बात करने से दिक्कतें भी आती है। लेकिन इन सब के बीच सर, ये खुलकर बात करना तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप खुलकर ये बताएंगे कि वाकई में हमारे देश में सबसे अच्छी किस क्षेत्र में, किस इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, या हमारे युवाओं को, चूंकि शेट्टी जी ने बताया कि क्या वास्तविक स्थिति है युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, उन्हें कुछ आप देना चाहेंगे लक्ष्य? देखिए, अभी जो है देश में जो है यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री के साथ में मिलके काम कर रही हैं। तो नेचुरली क्या होगा कि अभी जो हमारे जो भी कोर्सेस डिजाइन हो रहे हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है ब्रिक्स एक बहुत मजबूती से उभर के आएगा, और उससे आने वाले समय में डॉलर का डोमिनेंस कम होगा। और जब डॉलर का डोमिनेंस कम होगा तो नेचुरली इंडिया को उसका बहुत। आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे तो सिंपल समझना है। जो लोग कुछ नहीं समझते, ना वो अर्थशास्त्र समझते हैं, ना वो शेयर मार्केट समझते हैं, तो सिर्फ इतना समझते हैं, ये बताओ महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? महंगाई हमारे देश में लोग जबरदस्ती जो है मीडिया में जो है उसका रोना रोते हैं, वैसी महंगाई है नहीं। सब लोग ये बोलते हैं सब्जी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, जबकि अधिकांश चीजें हमारे यहाँ सब्सिडाइज रेट में मिलती हैं। कोई ये नहीं बोलता कि पिज्जा महंगा हो गया।
अच्छा, मीडिया वही कहता है जो आम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे प्रिय शरण जी कि भैया देख लीजिए महंगाई कम होने वाली नहीं है। महंगाई नहीं दिख रही विजय गोयल जी को, लेकिन वाकई में जो कमाता है मेहनत से, जिसका घर चलाता है, सैलरी जब आती है और वो खर्च होती है और पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ लग रही है, कब आ रही है, कितने दिन टिक रही है अकाउंट में। लेकिन यदि हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो आने वाले 2.5 साल और परेशान करेंगे। देखिए, अभी आपने जो चर्चा की थी ना ये शनि राहु के साथ में, तो राजनीति जो है ना राहु से भ्रमित है, इसलिए वो महंगाई पर चर्चा नहीं करने देंगे। आपको बहुत इंडिया शाइन करेगी। बस मेरे से बतौर पंडित जी पूछें कि मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ कठोर अपनी मर्यादाएं रखी। अगर शनि राहु से बचना है तो वास्तविक शिक्षा नीति में परिवर्तन करें ताकि बच्चों को नौकरी मिल सके। तो नई शिक्षा नीति पे विश्वास है कि नहीं आपका? ना, व्यावसायिक होनी चाहिए। आपको व्यावसायिक शिक्षा का कोई गुणवत्ता होनी चाहिए। सूरी शेट्टी जी ने बड़ी गंभीर बात कही जिस पर विचार होना चाहिए। बाढ़ रोकना चाहिए, कृषि पर विस्तार विकास होना चाहिए, मतलब वास्तविक चर्चा हो। आज इस देश में आप गड्ढे खोद रहे हैं। सर एक और चर्चा हो रही, माफ कीजिए मैं टोक रही हूँ, बारिश करवाई जा रही है। अभी जो हुए हैं जिस तरह की प्राकृतिक घटनाएं ये करवाई जा रही है एकदम। आप जिस चीन की बात कर रहे हैं, चीन हमसे 50 साल आगे है। मैं बहुत डर की बात नहीं कह रहा हूँ। और आप इस प्रवंचना में मत रहिए कि कोई आपको माफ कर देगा। आपके देश को वास्तविक विकास की जरूरत है। अगर बातों की जगलरी से देश बढ़ेगा तो कालिदासों को इकट्ठा कर लीजिए, मगर देश वास्तविक विकास से ही विकसित होता है। अभी आप गड्ढे खोद रहे, दुनिया चांद पे जा रही है। आप मंदिर ढूंढ रहे, आप मूर्तियां ढूंढ रहे, आप अपने यूथ को इन कामों में लगा रहे हैं। आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए, आपको लेबोरेटरीज डालनी चाहिए। आप वास्तविक परेशानियों से दूर पूरी कम्युनिटी को एक नए मोड में लेके जा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये शनि राहु है, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल है। ये पूरा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। पॉलिटिक्स चाहती है कि आप उस तरह से सोचें। ये शनि राहु कर रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जितने भी शासक हैं उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान है नहीं, उन दाएं बाएं बॉल फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हमारे सनातन में 5 समाधान है। नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, ये जरूर करना चाहिए, हर सनातनी को करना चाहिए। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं सनातनी हूं, मगर अपने पुरुषार्थ से अपने देश का निर्माण करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। अपने पुरुषार्थ से अपने विश्व की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए दैव के ऊपर आग्रह करके कि हे दैव मेरे देश की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, ये दैव भाव उचित नहीं। जिस परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए खुद पुरुषार्थ करना चाहिए। मुझे लगता है यही वास्तविक धर्म है। राजबहन जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वास्तविक धर्म दरअसल ये है, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ना नहीं है, कब्रें खोदना नहीं है। वास्तविक धर्म ये है। मैं पहले ही कहा है कि धर्म वह है कि जो व्यवहार स्वयं प्रति अच्छा ना लगे उसी व्यवहार दूसरे पर नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी से लड़ना नहीं सिखाता। अब सर आप सबको तो मत बोलिए, आपके जैसे और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो क्या क्या ही नहीं बोल रहे हैं, वही तो भड़का रहे हैं। उन लोगों को कुछ आप कहेंगे? नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये कहा गया। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम को मानते हैं। हम तो सारा विश्व का अपना परिवार मानते हैं। तो जैसा हम मानते हैं वैसे औरों को ही मानना चाहिए, तभी वसुधैव कुटुम्बकम हो सकता है। सर भारत में क्या स्थिति अच्छी है कि शंकराचार्य भी अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें जा रहे हैं? ये स्थिति ठीक है? नहीं, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी भी अलग अलग जाने के नहीं सिखाता है। हमको सबको तो एकजुट रहना चाहिए और हमको अपने धर्म में बंधे हुए रहना चाहिए। चमत्कारी बाबाओं पे भी एक टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, धर्म में कहीं कोई चमत्कार होता नहीं है। हम आस्थावान हैं और आस्थावान होकर के, आशावान होकर के हम लोग भगवत सेवा करते हैं। और शनिदेव भी न्याय के देवता हैं, तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ तो थोड़ी सी कठिनाई रहती है, लेकिन जहाँ से जाते हैं वहाँ खुशी प्रकट करके जाते हैं। अच्छा, ये जो ज्योतिषाचार्य हैं, आप लोग जो हैं सबकी कुंडली देखते हैं, ये बाबाओं की कुंडली कोई देखता है राजबहन जी? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले ही कहा कि धर्म में लोग सोच समझ करके टिप्पणी करें तो अच्छा है। और जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि पीला नीला चटनी खाने से यदि कहीं कुछ काम बने
तो अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से शॉर्टकट लोगों को नहीं बताना चाहिए। हमारा धर्म ऐसा कहीं सिखाता नहीं है। तो दिग्भ्रमित मत कीजिए, ये जिम्मेदारी हमारे प्रतिनिधियों की भी है और जिस तरह के अभी ग्रहों की चाल होगी स्थान परिवर्तन के साथ वो भी ऐसे ही करेगी, दिग्भ्रमित करेगी। तो चाहे वो आम मनुष्य क्यों ना हो या कोई भी हो, उसे ये बेहद ध्यान रखना होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और उसका असर समाज पर क्या पड़ रहा है। भारत की कुंडली आपने बताई अभी कि क्या स्थितियां होंगी। इनसे हमने जानना चाहा था कि भाई छत्तीसगढ़ की कुंडली क्या कह रही है, उसके भी उन्होंने संकेत दे दिए। लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम इस ट्रांजिट का क्या होगा देवेंद्र पांडे जी? देखिए, अभी जैसे कि धर्म की बात कर रहे थे, मैं उस पर ही आऊंगा। देखिए, अराजकता की स्थिति तो रहेगी, लड़ाई अराजकता की इसी चीज के लिए रहेगी, धर्म को लेकर, समझिएगा। बट आप कर्म करिए, भाग्यवादी मत बनिए। आपको ये मालूम है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उसके अनुकूल चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बनिस्पत आप भेड़ दसान में चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सर, विपक्ष लगातार सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत में ऐसी संभावना इस ट्रांजिट के बाद कहनी चाहिए। विपक्ष की कुंडली पढ़ी आपने? जी हाँ, विपक्ष अभी आप मान के चलिए और 5 साल नहीं आएगी केंद्र में। तो अभी 5 साल और मेहनत करनी है, इंतजार करना है, लेकिन स्थितियां बदलती हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता, समय सबका परिवर्तन होता है। देश की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी रवि भोई साहब जो करेंगे। देखिए, देश की राजनीति उथल पुथल तो रहेगी और वो ये रहेगा, उसका इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ेगा देश की राजनीति पर और उसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा। चाहे धर्म के आधार पर लोग लड़ते रहेंगे, भाषा के आधार पर लड़ते रहेंगे, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दे को लोगों से भटकाने की कोशिश करते रहेंगे और अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहेंगे। तो भाई आप अवेयर हो जाइए, शनि आपको अवेयर करेगा, राहु आपको जो है भटकाएगा, लेकिन आपको अवेयर होना है, चाहे बात राजनीति की हो या आपकी पर्सनल कुंडली की बात हो तब भी। सर, एक टिप ऑफ द प्रोग्राम आप क्या देंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सभी सरकारों को जो है, जो भी व्यापार करने में हर्डल्स आ रहे हैं उसको तत्काल दूर करना चाहिए, जिससे कि देश में बेरोजगारी दूर हो सके। तो भाई ऐसे प्रयास तो करने ही चाहिए। बड़ा विषय भी यही है, आने वाले 5 सालों के बाद संकेत दे ही रहे हैं कि क्या होगा। देवेंद्र जी ने तो कहा है, लेकिन प्रिय शरण जी इस बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ा घटनाक्रम देश, दुनिया, राज्य में किसी भी परिस्थिति में आपके हिसाब से 29 मार्च के बाद क्या देखने मिलेगा? राजा अपनी क्रेडेंशियल खोएगा अगर सावधान नहीं होगा। सभी राजाओं के लिए बोल रहा है? नहीं, कम से कम भारत में जो लोग जगलरी करने के शौकीन हैं उनके लिए। तो प्रिय शरण जी ने इशारा किया है। एक टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा शेट्टी साहब आपकी तरफ से? क्या कहना चाहेंगे समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो राहु केतु जो भी हो, लेकिन भारत का राजा कोई भी हो, भारत अगले 20 साल राज करेगा, ये मुझे दिखता है उसकी युवा शक्ति की वजह से। और छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात, मुझे ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि अगले 10 दिन में आप सुनेंगे कि कौशल विकास की एक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी इसके साथ कि बाकी लोगों को वास्तविक जो हैं, जो जरूरतमंद हैं और जिनके अंदर टैलेंट है, उनको नौकरी मिलेगी। टिप ऑफ द प्रोग्राम दीप्ति दुबे जी की तरफ से क्या है इस कार्यक्रम में दर्शकों के लिए? मैं यही कहूंगी कि जो भी कार्य करें मन लगा कर करें और खुश रहें हमेशा। तो हमेशा खुश रहें, ये जरूरी है। और खुश रहना जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। मतलब आपकी मन स्थिति पर रहता है निर्भर कि आप खुश रहते हैं या आप दुखी रहते हैं। शरीर में 70% पानी है, चंद्रमा मन का कारक है, प्रिय शरण जी बता ही रहे थे, यानी सब कुछ आपके हाथ में है। टिप ऑफ द प्रोग्राम महन जी की तरफ से क्या है? मैं तो सभी दर्शकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि शनि के नाम से लोग न डरें। शनि न्याय के देवता हैं और सब प्रति न्याय करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो कर्म अच्छे कीजिए तो न्याय भी होगा आपके साथ, ये इशारा है महन जी का। देवेंद्र जी आपकी तरफ से टिप ऑफ द प्रोग्राम आखिरी सेंटेंस क्या होगा? देखिए, दुनिया जैसी चलती है वैसी चलती रहेगी, ग्रह हमेशा आते जाते हैं। आप कर्म करिए, भाग्यवादी मत बनिए, सब अच्छा रहेगा। यही बोलूंगा सनातनियों को कि गायत्री मंत्र का जाप करिए। रविवार से 9 वर्ष तो स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नया वर्ष शुरू हो रहा है और वास्तव में कहते हैं कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत जो है वो प्रतिपदा से होने जा रही है। 30 तारीख वो दिन है। भाई ये ग्रह राशि परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, खासतौर पर अवेयर करना है। चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, फिर चाहे वो अर्थ की दृष्टि से हम कहाँ पर पहुंचे हैं ये हो, या ज्योतिष के माध्यम से हमारे भारत में जो विद्या है वो क्या कहती है। इन तमाम चीजों के बीच हम ये कहते हैं कि आपका दिल क्या कहता है और आप लोगों को खुश
खुश कैसे रखते हैं और आप खुद खुश कैसे रहते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक में ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का, दीप्ति जी आपका, शेट्टी साहब आपका, महन जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, प्रियशरण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि भोई जी आपने वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद, विजय गोयल जी एक महत्वपूर्ण टिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ IANS 24/7 की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला IANS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।